सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी के अंदर यहाँ पर हम आपको बहुत प्यार से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। टीचिंग की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों को ये शिकायत होती है ना, समझ नहीं आ रही, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को हम सबसे पहले यहाँ हैंडल करते हैं, है ना? तो इसको हम हैंडल कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, आपको हमने बिल्कुल बेसिक से पहले आपको पढ़ाते हैं कि हमें पता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना? टीचर्स तो बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट भी अलग-अलग टाइप के, लेकिन उनके बीच में जो गठजोड़ है, जो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो सबका डिफरेंट होता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि आप बच्चों के साथ हम जितनी अच्छी तरह, जितनी बेसिक से कनेक्ट कर सकें, तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिज़िक्स आपने जैसे हमने आपने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हो बड़ी आसानी से, है ना? चार्ज जो है बेस है इस चैप्टर का, तो चार्ज अगर वो अच्छे से क्लियर है, तो हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि वही चीज़ है जिसको हमने यूज़ करना है पूरे चैप्टर के अंदर। तो चार्जेस के बाद जो अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर है। इसी पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो आपके सामने आएंगे, ठीक है? अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो कूलम्ब लॉ एक ऐसा लॉ जो भूमिका बनता है, जो एक बेस बनता है इस चैप्टर का। तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा बहुत पहले, 9th के अंदर पढ़ा होगा, है ना? तो उस चैप्टर में क्या कहा गया था कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, तो उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मासेस ले लो, चाहे मान लो एक का नाम m1 है, एक का नाम m2 है, तो उनके बीच में हमेशा क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंडेंट होती थी वहां पर? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट पे, प्लस एक चीज और डिपेंड थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके अगर हम डिवाइड कर दें m1 m2 को, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट थी और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी। तो टोटल मिला के जो मैथमेटिकल फॉर्म हम वहां बनाते थे वो क्या बनाते थे? जिसको क्या था? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे लिखते थे कुछ। उसी लॉ से मिलता जुलता हमारा ये लॉ है, लेकिन यहाँ पर मासेस की जगह पर कौन है? चार्जेस। और फोर्स जो है वो वहां पर अट्रैक्टिव थी, यहाँ दोनों टाइप की है, जिसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, कोई भी फोर्स हो सकती है। तो बिल्कुल मिलता जुलता वैसा लॉ है जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप खुद समझ जाया करो कि बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही चल रही है ना, ठीक है? अब लॉ को हम कैसे बनाएंगे? तो मैंने जैसे हमने वहां दो मासेस लिए थे, यहाँ पर हम दो चार्जेस ले लेंगे। एक चार्ज का नाम Q1 है और दूसरे चार्ज का नाम क्या है? Q2। अगर ये दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में हमेशा कोई ना कोई फोर्स होगी। वो डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ द चार्ज कैसा है। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगी, रिपेल करेंगे हमेशा, मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था। अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमेशा अट्रैक्शन रहेगी। तो कोई भी फोर्स हो, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो किस पे डिपेंड होती है? एक तो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है उस पर डिपेंड रहेगा। दूसरा, मान लो अगर बीच का डिस्टेंस r है, उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। तो ये दोनों चीजों पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड करेगी। टोटल मिला के अगर हम इसको बोले तो इसका आंसर क्या आएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फिजिक्स में आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इक्वल टू का साइन डालते हैं, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको हटा दूं तो इक्वल टू का साइन है और कांस्टेंट क्या ले लिया हमने? के। क्या किया? कांस्टेंट हमने के ले लिया। अब कई बच्चों की ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ये लगता है कि सर आप क्या करते हो, के लिख देते हो फिर बाद में के को हटा देते हो, है ना? तो के तो ऐसे हट नहीं सकता। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, के जो होता है वो कौन हटाता है? वो साइंटिस्ट जिसने वो डेरिवेशन की होती है। जैसे यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और के लिख दिया। अब इस के की वैल्यू कौन निकालेगा? वो साइंटिस्ट निकालेगा एक्सपेरिमेंट करके। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो के कांस्टेंट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो हमेशा साइंटिस्ट ही निकालता है। वो कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे केसेस में 1 होती है, नहीं तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो इस केस में क्या होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? फिलहाल के जो है उसकी वैल्यू मैं आपको वैसे लिख के बता दो, फिर उसका डिटेल करेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसका डिस्कशन हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो एक मोटा मोटा समझ लो के की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं 4 की वैल्यू पाई मतलब 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दूं, इसको पूरे को सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट आती है? 8.988 इंटू 10 की पावर 9।
ये इसकी वैल्यू के आती है। तो अगर इसको मोटे मोटे तौर पे हम लिख लें रफली आइडिया लगा के, तो वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। तो इस के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9। न्यूमेरिकल में अपने यही वैल्यू लेनी है, आसान वैल्यू याद करना। 9 मल्टीप्लाई 10�9, ये किसकी वैल्यू होती है के की, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उसी मीडियम के लिए हमने ये यहाँ पर नोटेशन किसकी दी है, परमिटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज है वो क्या है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, हमेशा दो चार्जेस के बीच में, जैसे एक चार्ज ये है एक ये है, इनके बीच में जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर रहेगी इसकी डायरेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे डिपेंड करेगी। दूसरा, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी, मैंने आपको बता दिया था। फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर रहेगी, मतलब वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, हमेशा वर्क सेम ही आएगा, ठीक है। और ये लॉ जो है, क्योंकि आपको पता है इनवर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो उनको बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, इसी तरीके से कूलम लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंडेंट है, इसीलिए। चलो इतना समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब है वेरिएशन ऑफ के का थोड़ा सा और डिटेल हम लोग करेंगे। के क्या है, कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करता है, यूनिट्स पे और मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दो चीजों पे डिपेंड करता है कि ये बड़े अच्छे से अपने याद कर लेना है। एक तो यूनिट्स मतलब आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो, एसआई सिस्टम यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मैं भी निकाल के दिखाऊंगा। प्लस मीडियम पे, मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है, या व्हाटएवर कुछ भी है ना। पहले सीजीएस सिस्टम में चलते हैं। अगर सीजीएस सिस्टम में लो, अगर एयर की बात करते हैं तो के की वैल्यू हमेशा 1 होती है, अपने याद रखना है, डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा, अगर एसआई सिस्टम की बात करो तो के की वैल्यू जो मैंने अभी बताई थी 1/4πε0, के की वैल्यू एसआई सिस्टम में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम में ही करते हैं। ये वैल्यू अपने लेनी है और उसको न्यूमेरिकल्स में अपने कितना पुट करना है, ये वाली वैल्यू, ये अपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते। एप्सिलॉन नॉट, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये नई चीज है जो 12th में आपके सामने आई, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन EPSILON। एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो क्या है, वो उसके सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। ई जैसे हम लिखते हैं, ग्रीक में उसको ऐसे लिखते हैं, तो एप्सिलॉन है। नॉट, नॉट जो है अमेरिका में जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट जीरो, सिफर, इंडिया में जैसे सिफर बोलते हैं। नॉट का मतलब जीरो। नॉट हम किसके लिए यूज करते हैं, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए यूज करते हैं। वैक्यूम या एयर अगर मीडियम है तो उसके लिए नॉट सिंबल होता है इसका। इसका मतलब ये परमिटिविटी तो है, लेकिन किसकी है, फ्री स्पेस की या एयर की। वैसे तो फ्री स्पेस बोलना चाहिए, एयर की क्योंकि बिल्कुल बराबर होती है उसके, इसलिए हम एयर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट उसको डिनोट कर रहे हैं। परमिटिविटी क्या होती है, अब मीडियम जो है वो दो चार्जेस के बीच में डिफरेंट है, तो हर जगह क्या फोर्स सेम होगी, बीच में अगर हवा है तो, पानी है तो हर जगह सेम होगी, तो आंसर है नहीं, चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम बहुत बड़ा पार्ट वहां पर अदा करता है ना। अगर कोई और मीडियम तो फिर मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल एप्सिलॉन लिखूंगा, और उसकी वैल्यू हमें पता होती है, हमने एक टेबल बनाया होता है, साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके एप्सिलॉन की वैल्यू वहां से वो लिख लेते हैं, ठीक है। अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा हो, एयर की बात हो, तो फिर आपको सीजीएस सिस्टम में 1 लेनी है, नहीं तो वैल्यू 9 इंटू 10⁻, ये पूरा निकल के आएगा के की वैल्यू, है ना, ये अपने याद कर लेंगे। चलो उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर हम आगे की बात करें, एक तो अपने वैल्यू याद करनी है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻−12, ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की, याद कर लेनी। वैसे तो आपको जब भी क्वेश्चन पेपर दिया होता है उसके स्टार्टिंग वाले पेज पे मैक्सिमम कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होती है, बट इन केस ना दिए तो क्या करोगे, इसलिए आपने याद कर लेनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻−12। के की वैल्यू मैंने आपको बताई, एप्सिलॉन की मैंने वैल्यू बताई, दोनों अच्छे से अपने याद कर लेनी है। प्लस इसके साथ इनकी यूनिट भी जुड़ेंगी, यूनिट रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी हमने, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा अभी 2 मिनट में, ठीक है। क्लियर हो गया, चलते हैं। डायमेंशन भी यूनिट से निकल जाएंगे, डायमेंशन भी आपने रटनी नहीं है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इतना आपने याद कर लेना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर हम आगे चलें तो आपको थोड़ी सी एक वैल्यूज के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि आपको मैंने अभी बताया था कि जो हमारी वैल्यू है के की, के क्या चीज़ है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, आपने याद कर लेना।
क्या याद करोगे? आपने अभी जो वैल्यू निकाली थी वो किसकी निकाली थी? एयर के अंदर मान लो एफ नॉट, और अगर मीडियम में निकालते तो उसको एफ एम ले लेते। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम, दोनों की रेशियो जब लोगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। क्या बचेगा आपके सामने? क्या बचेगा? एप्सिलन डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट, मतलब जो आप एप्सिलन डालोगे इस फॉर्मूले में वो कट के ये दो बचेंगे। इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस के की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। अगर हम एयर की बात करें तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी निकलती है? 1। वाटर की बात करें तो 80। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मतलब मीडियम आपका ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वैल्यूज अलग अलग दी हुई है। माइका की है 6, ग्लास की 5 से 10, क्योंकि ग्लास बहुत सारे टाइप का होता है इसलिए उसकी अलग अलग ग्लासेस की अलग अलग वैल्यू होती है। मेटल्स की आप याद कर लो, मेटल की कितनी है? इन्फिनिटी वैल्यू है किसकी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। आपको एक हल्का सा हिंट मिल जाता है कि यहाँ पर मीडियम बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना। तो कूलम्स लॉ को अगर मैं बात करूं, अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? लॉ आपको बड़े अच्छे से याद हो गया। मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, मान लो कि Q1 पे जो Q2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 नाम डाल देंगे उसका। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21 इसका नाम डाल देंगे। तो कूलम्ब लॉ से इनकी बड़े प्यार से हम वैल्यू निकाल लेंगे। F21 की वैल्यू क्या रहेगी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये जो धक्का इसको उधर दे रहा है वो फोर्स कितनी होने वाली है? तो क्या है फॉर्मूला? के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? R12, इधर से उधर जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसका स्क्वायर इनटू वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स क्या है? वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी? फ्रॉम 1 to 2 उस तरफ जा रही है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, तो ये उधर की तरफ, ये इस तरफ। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब F12 करोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर ये साइन चेंज होगा, क्योंकि ये उधर से इस तरफ है, फ्रॉम 2 to 1 की तरफ है, तो नीचे ये चेंज हो जाएगा। तो दोनों में देखो फर्क कुछ नहीं है, वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज ये वाली चेंज है। इसका मतलब एक दूसरे की ये क्या है? ऑपोजिट है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो कूलम्ब यहाँ पर फोर्सेज लग रही है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, अगर चार्जेस की वैल्यू सेम है। ठीक है, और ये वेक्टर नोटेशन में था इसलिए इसको वेक्टर लॉ भी बोलते हैं। अब छोटा सा एक टॉपिक और है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, फिर हम थोड़ा सा इसको क्लोज करेंगे। वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है ना, ये चार्ज है, इसका नाम हम Q0 डाल देते हैं। एक चार्ज यहाँ पर Q1, मान लो दोनों के सेम चार्जेस है, तो ये इसको धक्का देगा इस तरफ, F1 मान लेते फोर्स को। मान लो एक और चार्ज होता है यहाँ पर Q2, तो नेचुरली वो भी इसको इस तरफ फोर्स लगा के भेजेगा F2। ऐसे अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो टोटल फोर्स कितनी होगी Q0 के ऊपर? ये क्वेश्चन है हमारा। तो आंसर है वो इन सभी फोर्सेस का सम होगी, वेक्टर सम। इन सबका जो सम है उसको हम क्या बोलेंगे? कि ये कौन सा आपका लॉ है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब नेट फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्जेस इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऐसे बोल सकते हैं। यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। टोटल क्या होगा? सबका सम होगा, ये आपने याद रख लेना है। ये वो जो चीज मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज कर सकते हो। F0 की वैल्यू ये रही, Fm की वैल्यू ये रही, दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आपके रिलेटिव परमिटिव बोल लो, या इसको क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो, कोई इशू नहीं, इसको ही हम के बोलते हैं। तो के भी बोल सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो, या रेशियो ऑफ दिस टू, सबकी वैल्यू सेम होती है। यह एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। यूनिट इसकी होएगी नहीं, क्योंकि दो सेम क्वांटिटी की डिवीजन करने पे आ रही है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। पर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा कि इनकी यूनिट्स आपने कैसे निकालनी है ना। अब चलते हैं यूनिट्स की तरफ। मान लो कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला हमारा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब यूनिट निकालनी है के की यूनिट, आपको के की वैल्यू तो मैंने बता दी 9 × 10⁹ है, लेकिन साथ में जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? खुद निकालते हैं, याद मत करो। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। इसकी भी कूलम। और डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर। और ऊपर स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो के की वैल्यू क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा पर कूलम स्क्वायर। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है। इसका मतलब जो के है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। तो ये आपके के की वैल्यू आती है यूनिट के साथ। ऐसे अपनी यूनिट्स निकालना सीखना है। एक और जगह बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकालनी है, वो भी निकाल देते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये लो आपके सामने ये भी निकाल देता हूँ मैं यूनिट उसकी। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, कूलम लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे लिखते हो आप लोग। यहाँ से एप्सिलॉन को मैं अलग कर लेता हूँ, एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, एफ नीचे चला जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर। हमने कभी भी याद नहीं की यूनिट्स हमेशा डिराइव की है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, 1/4 पाई, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट। एफ लिखना है, एफ की क्या होती है, न्यूटन। चार्ज कूलम, कूलम और नीचे मीटर स्क्वायर, पूरा इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एप्सिलॉन की क्या आ गई, यूनिट। तो अब इसकी मैंने बताई थी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, क्या लिखोगे आगे, यूनिट ये वाली लिख दोगे। इसका मतलब हम एप्सिलॉन की यूनिट निकाल सकते हैं, खुद याद करने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो दोनों कहाँ से निकलेंगी, कूलम्स लॉ में से। तो कूलम लॉ अपने अच्छे से याद करना है। तो उम्मीद है कूलम लॉ और उस पर बेस्ड जो टॉपिक थे वो आपको आराम से समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कूलम लॉ पे। और आने वाला जो टॉपिक है हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कूलम लॉ पे ही बेस्ड है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बेस है ये। तो कूलम लॉ को अच्छे से समझो। फिर भी आपको लग रहा है कोई डाउट, आप कमेंट में लिख सकते हो। और आपसे हमेशा मेरे को एक ही उम्मीद रहती है कि आप लोग इसको शेयर करोगे, हमारे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करोगे। अब आप आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज और वेरियस वेरियस कंडीशंस हैं। पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल्स के लिए क्या होती है, डाइपोल की डिफरेंट पोजीशंस क्या होती हैं, ये सब हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं। वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिनिश करो, मिलते हैं उस वीडियो में।